Namaste, I'm your host Abhilasha. We are having Soul Talk with Dr. Smita and Dr. Krishna Naram. We already had very good discussion about prakritis of Ayurveda, and then Ayurveda medicine, how does it work. Then we had a discussion about the ama, the toxin product we called in Ayurveda. We had quite a good discussion about different things in Ayurveda. Now is the important thing, very much important thing, like is your food. So we say the way your food is, the way your thought, the same your thought is, and the same your prakruti is. So let's understand, what kind of food we should have, what is the significance of proper food. So that we'll understand from Dr. Smita and Dr. Krishna Naram. आयुर्वेदा में और इंडिया में भी मतलब पूरे कि हम लोग बोलते हैं अन्नम पूर्णम ब्रह्मम, ठीक है, तो वो क्यों कहते हैं। और दूसरा ये जानना चाहेंगे कि मॉडर्न न्यूट्रिशन और आयुर्वेदा बेस्ड जो आहार होता है तो उसमें क्या डिफरेंस है। सो बेसिकली एक्चुअली हेल्थ के 3 पिलर्स रहते हैं। यू वांट टू टॉक अबाउट दैट फर्स्ट? या श्योर। इन्हें एंशिएंट टेक्स्ट में कहा है त्रयो उपस्थम, यानी तीन रियली ग्रेट पिलर्स ऑफ हेल्थ। नंबर 1 में आहार आता है, और नंबर 2 में निद्रा आती है यानी स्लीप, और नंबर 3 में ब्रह्मचर्य आता है। सो आहार इज सच अ इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ लाइफ एक्चुअली। वो बोलते हैं आप जो खाओगे वैसे बनोगे, ऐसा बोलते हैं। तो एक श्लोक में कहा है आहारम महाभेषजम। सो आहार, भेषज यानी मेडिसिन, तो आहार को महाभेषज बोला, यानी ग्रेटेस्ट मेडिसिन ऑफ ऑल इज एक्चुअली योर फूड। So if annam purna brahma ko kehte hai, then they're actually right? Yeah, if absolutely. Food is your biggest medicine. Exactly. And the फर्क ये है कि जो अपना आहार का कॉन्सेप्ट है, हाँ, उसमें न्यूट्रिशन इज जस्ट वन पार्ट। आयुर्वेद में बोलते हैं कि आहार के अंदर जब आप खाना खाओ तो 3 तरीके से आपको देखना है। एक, आप कौन है, वात पित्त कफ, जैसे हमने पहले एपिसोड में बताया कि हर एक जन अलग अलग प्रकृति रहती है, किसी का इम्बैलेंस क्या है वो हिसाब से खाना चाहिए। तो पहले तो आप कौन है, एक। दूसरा, आप जो भी खाओ वो हजम होना चाहिए, क्योंकि 80% ऑफ द प्रॉब्लम जो है वो गट हेल्थ की वजह से होते हैं। मतलब कि हम खाना जो खाए वो यदि हमारा हजम ही नहीं हुआ, वो कितना भी पौष्टिक होने दो, सुपर डुपर हमने विटामिन की कैप्सूल खा ली और कैल्शियम खा लिया, ये लिया वो लिया, अब यदि वो डाइजेस्ट ही नहीं होता है, यदि वो शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, यानी हमारा अग्नि काम नहीं कर रहा है, तो इट इज़ यूजलेस। सो ऐसा खाना खाओ जो अग्नि को प्रोटेक्ट करे और अग्नि को डैमेज ना करे। और यदि कभी ऐसा खा लिया तो तुरंत अग्नि बैलेंस करने का उपाय करना चाहिए। सो दैट इज़ द सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ आहार। एंड द थर्ड ये है कि आप जो खाओ वो इतना पौष्टिक हो। सो दैट्स द नरिशमेंट। सो नरिशमेंट इज देयर बट इट्स जस्ट वन पार्ट, इट्स नॉट द होल पिक्चर ऑफ द फूड। सो नरिशमेंट इसलिए कि आपको वो खाना है जिससे आपके सारे टिश्यूज़ जो है वो नरिश हो जाए, बिकॉज एवरी डे मिलियंस ऑफ सेल्स आर डाइंग एंड सेम नंबर हैव टू बी प्रोड्यूस्ड, देन यू विल रिमेन ऑलवेज यंग एंड विदाउट डिजीज़, फ्री फ्रॉम द इलनेस। सो इसलिए हमें पौष्टिक खाना खाना चाहिए जिसमें केवल विटामिन, मिनरल, ये सब जो कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा आयुर्वेद में स्पेसिफिक फूड दिए गए। जैसे कि किसी को आर्थराइटिस या कोई बोन की वीकनेस है तो क्या खाने से बोन जल्दी से नरिश होंगे, किसी को मसल वीकनेस है तो वो कैसे होगी, किसी को इम्यून डेफिशिएंसी है तो कौन सा खाना खाने से इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगी। तो बिसाइड्स विटामिन, मिनरल, वो सत्व बोलते हैं, उसके अलावा स्पेसिफिक फूड स्पेसिफिक टिश्यूज़ को नरिश करते हैं जो हम रोज़ लेने चाहिए ताकि ओवरऑल सारा नरिशमेंट हो जाए। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड इन आयुर्वेदा। Okay, that's nice. It's vast. This is not the nutrition part is one part and then other things are important. Overall. Yeah. And that is why only nutrition जो है वो सबको काम नहीं करता है। वो जब ये पूरे तरीके से आप करेंगे ना तो उसकी सेहत सच्चे मायने में बन जाएगी। And then एक टाइम पे खाना भी इम्पोर्टेंट है। वो तो अलग हो गया। फिर आहार में क्या खाना, कब खाना,
कितना खाना हाँ, और कितना चबाना, ये सब कुछ आ जाता है। उसकी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, कैसे खाना, कैसे खाना, ये सब आ जाता है। ओके ओके, वेरी गुड। तो ये भी है कि कहते हैं कि हमारी जो इमोशन की हेल्थ होती है वो हमारे गट से ही रिलेटेड है। बिल्कुल है, 100%। बिकॉज हमारा जो गट है यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, गट हेल्थ, तो उसके साथ जुड़ी हुई 80 नर्व्स है। 80 मतलब हमारी शरीर में जितनी भी नर्व्स है ना, उसमें से करीब समझो कि मोर देन 70% आर कनेक्टेड विद द गट। एंड जो हैप्पीनेस हार्मोन है जिसका नाम है सेरोटोनिन, मतलब शरीर में यदि सेरोटोनिन सही ढंग से बना और सेरोटोनिन अगर नर्वस सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया तो आप वही स्ट्रेसफुल सिचुएशन को रिएक्ट नहीं करोगे, उसकी जगह यू विल से हाउ डू आई रिस्पॉन्ड टू दिस सो दैट आई कैन हैंडल इट इन अ राइट मैनर। और अगर सेरोटोनिन सही नहीं है या पैदा हो रहा है लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है नर्वस सिस्टम में, सो इट्स नॉट वर्किंग फॉर अस, तो फिर हम हमेशा ग्रम्पी रहेंगे, कंप्लेन करते रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, स्ट्रेस जल्दी से लग जाएगा, किसी ने कुछ बोला तो सीधा हार्ट पे लग जाएगा। तो ये जो सेरोटोनिन है वो पैदा होता है गट में। 80% ऑफ द सेरोटोनिन इज प्रोड्यूस्ड एट द गट लेवल आफ्टर द फूड इज डाइजेस्टेड। उसकी वजह से अगर गट हेल्थ सही नहीं हो तो वो सेरोटोनिन पैदा नहीं होगा तो हैप्पीनेस आएगी नहीं, स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन पैदा ही नहीं होंगे। तो दैट इज़ द मेन रीज़न, दैट इज़ वन रीज़न। बट बिसाइड दैट आयुर्वेदा ने और 2 कारण बताए। एक ये है कि जब हम खाना खाते हैं उसमें जो अगर यदि हजम नहीं हुआ तो एक टॉक्सिक म्यूकस बनती है आम। हमारा खुद का जो 5000 साल पुराना ये साइंस है, वहाँ आव का कॉन्सेप्ट दिया था, उसको विष बोलते थे। और आम हिंदी में आव बोलते हैं, आयुर्वेद उसे आम बोलता है, आमा बोलते। फॉरेनर हमारे यहाँ आते हैं वो बोलते आमा, इज देयर आमा क्योंकि उनकी भाषा में एम लास्ट में कभी आता नहीं है, इसलिए वो बोल ही नहीं पाते आम, वो आमा बोलते। तो हर एक अलग अलग बोलता है। बट पॉइंट ये है कि ये टॉक्सिन्स जो है वो गट में यदि खाना हजम नहीं हुआ तो पैदा होते हैं। और ये टॉक्सिन जो है ना हमें नहीं चाहिए। वात पित्त कफ हमें चाहिए पर बैलेंस में, पर ये आम जो है ना वो तो विष है, टॉक्सिन है, वो नहीं चाहिए। और वो जब गट हेल्थ सही नहीं होती है तो अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाता है, माइक्रो इन्फ्लेमेशन, जो कभी कोई यूएसजी में नहीं आएगा, कोई सोनोग्राफी में नहीं दिखाई देगा, बट कॉन्स्टेंटली उसके सिम्टम्स महसूस होंगे। जैसे कुछ खाएंगे तो एकदम से पेट में इरिटेट होगा, पेट सेंसिटिव हो जाएगा, भारी हो जाएगा, किसी को दुखेगा, पेट में जलन हो जाएगी, हमेशा उसकी वजह से इरिटेशन रहेगा, बिकॉज पेट ठीक नहीं है तो माइंड भी ठीक नहीं रहता। तो उस तरीके के सिम्टम्स उनको महसूस, कॉन्स्टिपेशन, कभी लूज स्टूल, मतलब मज़ा ही नहीं है। और सुबह निकलो तो इतनी बार टॉयलेट जाना पड़े फिर भी साफ़ नहीं आए तो इतना डरा हुआ इंसान हो जाता है कि वो सोचता है बाप रे मुझे रास्ते में कहीं लग गई तो कहाँ जाऊँ तो वो अपना दिन ही लेट शुरू कर देता है ऐसे लोग। तो कई वो लोग इसकी वजह से डरे हुए रहते हैं कि हॉस्टल में भी पढ़ाई नहीं करने जाते, तो इतनी हद तक वो इफ़ेक्ट आ जाती है। तो ये आँव जो है ना वो शुरुआत में ऐसी इफ़ेक्ट लाता है, लेकिन बाद में जब वो एब्जॉर्ब कर दिया, गट हेल्थ सही नहीं हो तो हम खाना खाते हज़म नहीं होगा, उसमें जो इतने सारे एंजाइम्स हमारे खाने को पचन करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, तो गट हेल्थ सही नहीं होगी तो वो एंजाइम बाहर ही नहीं आएंगे, ब्लॉक हो जाएगा। तो उसकी वजह से प्रोटीन नहीं हज़म होगा या न्यूट्रिशन हज़म नहीं होगा, तो थकान लगेगी सख्त, एकदम भयंकर ऐसी। और फिर वो आँव पैदा होके एब्जॉर्ब होके जहाँ जहाँ जाएगा वो ब्लॉकेज पैदा करेगा। आजकल तो इन्होंने एमिलॉइड टॉक्सिन से एक ढूंढा है जिसकी आपको हंड्रेड्स ऑफ रिसर्च पेपर मिलेंगे। नेचर जर्नल करके एक साइट है, वहाँ पे साइंटिस्ट लोग वहाँ पे सब रिसर्च डालते हैं। उनको ये नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है, बट ये बोलते हैं आजकल ये रीज़न है सारे डिजीज़ का। जैसे लंबर स्पॉन्डिलोसिस में भी वो म्यूकसी अमीलॉइड इकट्ठा हो गया तो इतनी स्वेलिंग हो जाती है कि आदमी बेचारा चल नहीं सकता, इतना दर्द होता है। तो वो उन्होंने स्लाइड्स पब्लिश किए, पर आयुर्वेद में उसका जिक्र है कि ये फर्मेंटेड स्टिकी म्यूकस इज़ बिकॉज ऑफ द इल गट हेल्थ।
सो बिसाइड्स इमोशंस, बिकॉज जब फिजिकल बॉडी ठीक नहीं रहती तो भी आदमी इरिटेट, चिड़चिड़ा होता है। हाँ होता तो है। ये एक सेकंड रीज़न हो गया। हाँ, फर्स्ट रीज़न सेरोटोनिन ही पैदा नहीं होता अगर गट हेल्थ सही नहीं। सेकंड, इरिटेट होता है जब गट हेल्थ सही नहीं, क्योंकि बाकी की फिजिकल बॉडी पे इफेक्ट आ जाती है। और थर्ड ये है कि टॉक्सिन जो आँव के है वो नर्वस सिस्टम में ब्लॉकेज पैदा कर देते हैं, या वायु गैस पैदा हो गई गट में। कई लोगों को खाने के बाद पूरी गैस पैदा हो जाती है इतनी सारी के कभी बर्पिंग करते रहते, फार्टिंग करते रहते, या कभी कभी उनको पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ आवाज़ ही चलती है और पेट ऐसा फूला हुआ ही रहता है कितना भी करो। ये भी एक गैस का लक्षण है, राइट। वो फिर गैस जब चला गया, ये भी बैड गट हेल्थ की वजह से है, वो नर्वस सिस्टम में गया तो वो पूरा सेरोटोनिन को ड्राई कर देगा और फिर उसकी वजह से स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, ये सब हो जाता है। तो इसको कैसे मतलब हैंडल किया जा सकता है? सो बेसिकली गट हेल्थ में यही ध्यान रखना चाहिए कि एक हम जो खाए वो इतना भारी नहीं होना चाहिए, जैसे मैदा, वाइट शुगर, जो रिफाइंड फूड है ना वो बहुत ज़्यादा हमारी गट हेल्थ को ख़राब कर देती है। मैदा तो जाके चिपक जाता है लिटरली, फिर इन्फ्लेमेशन पैदा कर देता है। तो हमें हमेशा हो सके उतना, मतलब देयर इज़ अ वे टू ईट फूड, बट एटलीस्ट मेरे जो गुरुजी थे ना 124 साल जिए थे, वेरी स्ट्रॉन्ग, फुल उनका जो बोन्स थे इतने स्ट्रॉन्ग थे कि यू कांट इमेजिन, ही वाज सो फ्लेक्सिबल। मतलब उस उम्र में वो योगासना करते थे बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड वाले। सो उन्होंने क्या किया था, 40 के बाद है ना गेहूँ खाना बंद कर दिया था। अच्छा। हाँ, पहली चीज़ है उन्होंने बोला कि गेहूँ जो है ना गट हेल्थ को ख़त्म करती है। सेकंड, दूध और गेहूँ बंद कर दिया, और वो तो वेजिटेरियन थे, बट यदि कोई मीट खाते तो रेड मीट नहीं खाना चाहिए, वो भी गट हेल्थ को ख़राब करता है। सो एटलीस्ट 35-40 के बाद तो वैसे भी हमारा गट स्लो डाउन हो जाता है बिकॉज ऑफ द एज, तब तो ये बंद ही करना चाहिए। और यदि खा लिया ना तो नेक्स्ट डे मूंग सूप पे आ जाओ, वेजिटेबल सूप ले लो ताकि आराम मिल जाए अपने पचन को। इस तरीके से हमें अपने गट हेल्थ को संभालना चाहिए। बिकॉज लोग बोलते हैं कि आप प्रोबायोटिक ले लो, लेकिन एक्चुअली प्रोबायोटिक इज ओनली सप्लीमेंटिंग अ फ्रैक्शन ऑफ बैक्टीरियाज that we need for a healthy gut, not full bacteria. फुल बैक्टीरिया तभी ठीक रहता है जब अंदर का एक माइक्रोब करके आजकल ढूंढा गया है वो सही मात्रा में हो। वो सही करने में तो ये 3 चीज़ नहीं खाने से ही होता है। और ये जो मिल्क है वो बच्चों को भी नहीं देना चाहिए? वो कोई बच्चे मिल्क से एलर्जिक होते हैं, उनको कफ होता है, जैसे ही दूध पिया तो तुरंत बंद कर देना चाहिए। जैसे कि मेरा बेटा, वो 5 महीने का था तब उसे अस्थमा हो गया था। ओके। You want to say what you have done, how you manage your cough? 100%. So मैं जब 5 महीने का था, सडनली, अभी मैं तो बहुत छोटा था, like this much or something. So mom, suddenly I stopped breathing और मेरे हाथ पैर ठंडे होने लगे। और वो टाइम पे मॉम ने देखा तो मॉम says that she was like a living hell, no, for her. Hell हो गया कि her son is not breathing. मेरा ब्रेन शट हो जाता है। Shut. So because then I don't become doctor, I am a mom. Yes. And I become a momster. Yes. Means मेरे को सब बड़ा बड़ा ही दिखाई देता है एकदम से, न्यूमोनिया, टीबी, फलाना ढिमका। तो मॉम सब भूल गए उनको क्या करना चाहिए, और मुझे लेकर गए हॉस्पिटल। तो वहाँ पे नेबुलाइजेशन दिया, और फिर वो वहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि आपके बेटे को तो है ना सीवियर अस्थमा है, वो अगर वो पंप लाइफ टाइम नहीं लेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, ना चल पाएगा अच्छे से, लाइफ ग्रो होगा, ना ग्रो होगा, और स्पोर्ट्स तो भूल जाओ, और भूख नहीं स्विमिंग तो बिल्कुल भी लगेगी, मत ये करो। सब बात की उन्होंने। हमें बताया गया कि ये इनहेलर नहीं लेगा तो इसका ग्रोथ नहीं होगा, ये खाना नहीं खाएगा अच्छे ढंग से, और ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं कर पाएगा, लाइफ उसकी ख़राब रहेगी। सो बाद में मैं बताती हूँ मैंने क्या किया, फिर वो बताएगा कि उसने बाद में क्या किया, खुद ही ध्यान देता था बाद में। तो वो जब मैं तो सब लेके घर आ गई, उसके बाद मेरे को एटलीस्ट समझ में आया इसको टीबी, न्यूमोनिया भयंकर डिजीज़ नहीं है, अस्थमा है, वो भी एलर्जिक अस्थमा है। तो मैंने आयुर्वेद की अपनी गोलियां शुरू की 5 महीने की उम्र में। हाँ, आई गिव ओनली आयुशक्ति मेडिसिन टू हिम, नो नथिंग एल्स, बिकॉज हमारी दवाई बहुत प्योर है।
तो वो उतने बच्चे को दे सकते हैं, तो मैंने दिया। 1 साल दिया ना, उसको कभी अस्थमा अटैक नहीं आया, उसके बाद में भी नहीं आया, लेकिन कभी कभी बिकॉज ही इज़ एलर्जिक टू मिल्क एंड ही लव्स चीज़, ओके, ही लव्स चीज़ लाइक अ मैड, सो कभी कभी कफ होता है बहुत चीज़ खाने से, तब तुम क्या करते हो बताओ? Now he has only learned it. I don't have to even tell him anything. Yeah. So what mom said when I was very young, 6 years old, suddenly मैंने इतना सारा चीज़ खा लिया, you know अमूल का चीज़ आता है, 3 packets in one day I finished at the age of 6. Next day full cough is flowing and mucus पूरा नाक भर के, मेरा सर दर्द कर रहा है, मैं पागल हो गया, क्या होगा अभी? I thought end of the world has come now. 2012 वो end of the world था, I thought it came. So then mom said कि whenever you eat cheese, don't worry, eat it. But उसके साथ ऐसी चीज़ें खाओ जो तुम्हें चीज़ को डाइजेस्ट करने में हेल्प करे, ताकि ये सब नहीं होगा. So I said वो क्या होता है mom? Have lot of black pepper, chili, सूंठ, जिंजर, ऐसी शार्प और एकदम हॉट चीज़ें खाओ, गर्म पानी पियो. तो नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, मैंने बोला अभी तो चीज़ तो खाने वाला हूँ, बट चलो ये करते हैं. तो वापस मैंने 2 पैकेट्स खाए इस बार ट्रायल के लिए, 3 नहीं खाता, चलो 2 खाए, और ये सब भी खाया थोड़ा थोड़ा साइड में. मुझे एक रेसिपी सिखाई मॉम ने कि चीज़ को स्लाइस करके उसके ऊपर ऑलिव ऑयल और ये काली मिरी डालनी है, तो बहुत टेस्टी लग रहा था, खाते रहा, बट मुझे इतना हुआ ही नहीं. आई वॉज कम्प्लीटली सेफ. सो दैट्स बेसिकली वही बात है कि भाई दूध भी लोगों को एलर्जी करता है. 45 के बाद तो एटलीस्ट बंद इसलिए करना है कि हमारा डाइजेशन ही बहुत स्लो डाउन है. लेकिन बचपन में कोई बच्चे को जब ऑब्जर्व करना कि भाई दूध खाने से म्यूकस होती है या उसकी तासीर है बहुत कफ होना, बुखार आना, तो उसको दूध बंद कर दे. लेकिन बाकी लोग ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है. या फिर मैंने इनके साथ किया कि जैसे थोड़ा मिरी खाए, मतलब क्या करे, अभी बच्चा है तो उसको मन होता है तो छोड़ भी ये हो जाता है ना, इतना उसको पसंद है. हाँ, बट अभी ओवर द इयर्स मैंने अस्थालोक, डीवायरो, ऐसे कुछ हर्ब्स है, और दिव्य स्वास्थ्य जीवन, ये 3 इतने रेगुलरली लिए थे बचपन में कि आज की तारीख में अगर मैं चीज़ खा भी लेता हूँ तो मुझे एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होते. नेवर इट कम्स, सो इट्स गॉन. सो वो क्या, ये हर्ब्स क्या करती है कि नरिश करती है आपके लंग्स को, आपके डाइजेशन को इस तरीके से कि जो इंटॉलरेंट था पहले, कई बार, ऐसा गारंटी नहीं है बट मेरे साथ तो हुआ कि अभी आई एम नॉट एनी मोर एलर्जिक एंड आई कैन डील विद इट इजीली, कोई फर्क नहीं पड़ता. दैट्स नाइस. बहुत आपका डाइजेशन एंड अग्नि इंप्रूव करना है वही. और इट इज़ अ साइंस ऑफ बैलेंसिंग, यू नो. कभी कभी एकदम से स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते, तो खा लिया दूध वाली चीज़ें, गेहूँ वाली चीज़ें, रेड मीट, तो दूसरे दिन थोड़ा सा, जैसे मैंने इसको सिखाया कि भाई तुम ब्लैक पेपर डालो, जिंजर खा लो, तो उस तरीके से आप जिंजर वाटर कंटिन्यूस ले सकते हैं. फिर वो मूंग सूप और वेजिटेबल सूप ले ले. तो गट हेल्थ संभालना ये ज़रूरी है. तो जब कुछ गलत खा लिया तो उसका बैलेंसिंग इंस्टेंटली कर लो, ताकि वो वहाँ इकट्ठा होकर पॉइजन नहीं पैदा करे. अच्छा, तो उसको निकालो कंप्लीटली. हाँ, क्योंकि एकदम से अभी मैं भी साल में 4 से 8 महीना तो मैं यूरोप और अमेरिका सब जगह ट्रैवल करती हूँ, राइट. तो कोशिश करते हैं हम कि मैं ये नहीं खाऊं, फिर भी कभी कभी कुछ नहीं मिलता तो ले लेना पड़ता है. तो उस समय मैं फिर दूसरे टाइम में खाली वेजिटेबल सूप ले लेती हूँ, तो मेरा फिर ठीक ठाक रहता है एकदम से. तो इंस्टेंट बैलेंसिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. गुड. तो आप हमें अभी बताइए कि एक्चुअली आहार कैसे होना चाहिए पर्सन टू पर्सन. सो बेसिकली 3 से 4 फैक्टर ध्यान में रखने चाहिए. एक, हु यू आर. जैसे मैंने प्रीवियस एपिसोड में बताया था कि आपकी क्या इम्बैलेंस है, वात के सिम्टम आपके शरीर में ज़्यादा है, कफ के ज़्यादा है कि पित्त के ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आपको डाइट करना चाहिए. कफ वाले को दूध वगैरह नहीं खाना, वात वाले को एकदम से गैस पैदा होने वाली चीज़ नहीं खाना, वो हम खुद ही समझ जाते, खाएंगे तो गैस हो गया तो वो नहीं खाना है क्योंकि वो अपने को सूट नहीं करता. या पित्त वाले को एसिडिटी हो जाती है, जैसे खट्टी चीज़ें, फर्मेंटेड चीज़ें, विनेगर, तो वो नहीं खाना है. तो ये एक जनरल कि हु यू आर एंड दैट इज़ हाउ यू हैव टू ईट. द सेकंड चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डाइजेशन को हमेशा प्रोटेक्ट करना है. तो ऐसी चीज़ें खाए जिससे हमारा खाना हजम होए और आकंठपान ना करे. मतलब ये है कि हम लोग जो है ना, कोई चीज़ पसंद आ गई ना तो मतलब इतनी पसंद आ जाती है कि हम ठुसा ठुस कर लेते हैं एकदम से, और फिर इधर तक भर लेते हैं जैसे ज़िंदगी में खाने ही नहीं मिलने वाला है चीज़ वापस.
तो फिर बॉडी उसको प्रोसेस नहीं कर सकती. स्टमक में भी यू हैव टू फिल अप ओनली 80% ऑफ द स्पेस इन द स्टमक. तो उतना ही खाना चाहिए कि जहाँ पे आप खाओ कि थोड़ी जगह बची रहे, एकदम से भरा भरा नहीं हो जाना चाहिए. तो ये एक मतलब अग्नि को प्रोटेक्ट करने में खाने में ध्यान देना, क्वांटिटी. सेकेंडली चबा के खाना अच्छे ढंग से, क्योंकि उससे भी अग्नि अच्छा पचन होता है. और थर्ड, भारी चीज़ें मत खाइए, और यदि खा ली तो बैलेंस करो. दूसरे मील में सिर्फ सूप पे आ जाओ. डीप फ्राइड है, रेड मीट है, गेहूँ, दूध, ये सब बहुत हजम करने में भारी है. एक ज़माने में हम लोग खेत में हल चलाते थे और हम चल के जाते थे. इतने सारे सुविधा नहीं थी कि नीचे जाओ कि रिक्शा में बैठ के भागो, या तो टैक्सी उबर को इसको उसको बुला लो, या तो फ्लाइट में चले जाओ. मतलब इतना नहीं था ना, तो लोग इतनी फिजिकल मेहनत करते तब ठीक था. अब तो गेहूँ जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया है, वो और प्रॉब्लम है. ऊपर से हम तो इतनी एक्सरसाइज ही नहीं करते, बैठे बैठे काम कर रहे, तो वो हज़म कहाँ होता है. तो वो नहीं खाना है, इसीलिए नहीं खाना है. तो भारी चीज़ नहीं खानी, और खा ली तो सूपी चीज़ नेक्स्ट मील में लेके उसे बैलेंस कर दो उसी टाइम. और तीसरा ये है कि रोज़ ऐसा कुछ खाओ कि जिसकी वजह से आपको बहुत नरिशमेंट बने, सारा शरीर के हर एक टिश्यूज़ है वो नरिश हो जाए, इंक्लूडिंग इम्यून सिस्टम. अपने को पैंडेमिक में तो पता चल गया ना कि इम्यून सिस्टम कितनी ज़रूरी है. हमेशा के लिए उसे सतर्क रखना है और उसे हमेशा नरिश रखना है. तो उसके अलावा जॉइंट्स, मसल्स, ब्रेन, मेमोरी, लिवर, ये सब चीज़ एकदम अच्छे ढंग से रहे, ऐसा ही खाना रोज़ खाना चाहिए. ओके. और जो अभी एनर्जी बार्स और एनर्जी ड्रिंक्स का काफ़ी मात्रा में अभी आ रही है मार्केट में, एंड पीपल आर प्रेफरिंग इट एज वेल, तो वो कितनी अच्छी है सेहत के लिए? You want to answer this one? Yeah, definitely. And then I'll give energy drink, natural. Yeah. So वो कितनी अच्छी है सेहत के लिए, इसका आंसर है कि वो इतनी अच्छी नहीं है सेहत के लिए. मेनली बिकॉज वो आपको जो एनर्जी मिलती है वो एक्चुअली तो कैफीन के वजह से रहती है यूजुअली, कि आपको नींद आना बंद हो जाएगा, तो ऐसा लगता है कि एनर्जेटिक, बट वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं. तो उसका जब ड्रॉप हो जाएगा तब आप क्रैश फील करोगे, लो एनर्जी सडनली फील करोगे. और लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि उसके वजह से कैफीन ज़्यादा गया तो हार्ट पर असर आ सकती है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर आ सकती है. साथ में आपके ऑर्गन्स ही इतने सपोर्ट नहीं कर रहे थे आपको स्टार्टिंग में, इसीलिए आपकी एनर्जी कम लग रही थी. तो अब आपने ऑर्गन्स के लिए तो कुछ किया नहीं, पर फिर भी फॉल्स या टेम्पररी सडन एनर्जी बर्स्ट मिलते मिलते आप चला रहे थे, तो सालों बाद वो भी काम करना बंद कर जाएगा. और ऑर्गन्स जो एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल्स जो नरिशमेंट और नरिश्ड होते हैं तो आपको एनर्जी अंदर से आती है, वही नहीं आएगी, तो उस टाइम पर आपको एनर्जी क्राइसिस हो जाएगी. यानी आप कुछ भी काम करेंगे उसमें थकान लगेगा, सोचेंगे भी तो थकान लगेगी, लिखने बैठे को थकान लगेगी, आपको कुछ करने को होगा ही नहीं, और कितना भी सोएंगे फिर भी आपको रिकवर नहीं लगेगा. तो एनर्जी ड्रिंक्स नहीं, बट मॉम अभी जो रेसिपी देंगे उससे ऑर्गन्स नरिश्ड होंगे. हाँ. जिससे अंदर से एनर्जी आएगी. एवरीडे टिश्यू नरिश होने चाहिए, इंक्लूडिंग आवर इम्यून सिस्टम. सो ये एक स्मूदी है जो मैं खुद भी रोज़ लेती हूँ, और आई रिकमेंड एवरीबडी टू टेक इट एवरी डे. बिकॉज ये स्मूदी क्या करती है, ये इम्यून सिस्टम को नरिश करती है, मसल, बोन्स, लिवर, यानी कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा उससे, और मेमोरी अच्छी रहेगी. तो इसलिए ये हम, और साथ में वो उसमें अग्नि बढ़ाने की चीज़ें हैं. तो इसमें करना ऐसा है कि खजूर होती है, 3 खजूर, 3 अंजीर ड्राइड फिग, और 5 बादाम, 3 वॉलनट, इसको रात को भिगा देना है. ओके. सारी चीज़ों को. यदि किसी को डायबिटीज़ है तो डेट्स नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उससे फिर शुगर बढ़ जाएगी. तो डेट्स और फिग जो है उसमें नेचुरल शुगर है, उससे भी डायबिटीज़ की शुगर बढ़ जाती है, इसलिए उनको ये नहीं लेना है. पर बाकी वो लोग वॉलनट और ये आलमंड तो ले ही सकते हैं, राइट. वो भिगा करके उसमें एक चम्मच भर के वो छोटी अपना ये सौंफ, बड़ी सौंफ, फनेल बोलते हैं ना, फैनल सीड, वो भी भिगाने में डालना है, और 2-3 इलायची. फिर सुबह सुबह उठ के वो इलायची के छिलके निकाल देते हैं, खजूर के भी निकाल दो. उसके बाद उसके अंदर जो है कि थोड़े से स्पिनच के लीव्स,
अराउंड 10 से 12 छोटे छोटे पालक के पत्ते या कोथमीर के, कुछ भी ग्रीन डालना है, बिकॉज ग्रीन इज़ हेल्पिंग फॉर द कोलेस्ट्रॉल, प्लस इट इज़ हेल्पिंग फॉर द बोन्स एंड आयरन, इसलिए तो वो डालें। फिर 1 चम्मच भर के तिल डाल दें, फ्लैक्सीड 1 चम्मच भर के डाल दें, फ्रेश हल्दी मिलती है तो एक इंच टुकड़ा उसका डाल दीजिएगा, या 1 चम्मच ड्राई हल्दी भी चलेगी, और एप्पल या पोमेग्रेनेट का जूस, या वो खुद ही आखा आधा एप्पल करके डाल दीजिएगा, उसमें पानी डाल के उसे क्रश कर लिया जाए पूरा, तो ये एकदम से स्मूदी बन जाएगी। और कई लोग बहुत ही एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि मैं हूँ तो मैं बहुत एक्सरसाइज करती हूँ, तो मैंने मार्क किया कि मेरा प्रोटीन कंटेंट दिन भर में खाने में से नहीं मिलता है सफिशिएंट, तो मुझे इंजरी आती है, इसलिए वो लोग प्रोटीन लेते हैं। तो उन लोगों को प्योर रॉ वीगन प्रोटीन लेना चाहिए। अच्छा, जैसे मैं हूँ तो मैं राइस प्रोटीन, पी प्रोटीन प्योर लेती हूँ। क्यों? उसमें ना कोई फ्लेवर है, कोई आर्टिफिशियल कुछ नहीं है, क्योंकि वो सभी चीज़ों से हमें लॉन्ग टर्म में कैंसर होता है, कई ऐसी ऐसी बीमारियाँ होती है जो आर्टिफिशियल फ्लेवर रोज़ खा के कि पूछो नहीं। तो वो अंदर डाल देना चाहिए। मैं डालती हूँ अपने में, तो कोई करता है एक्सरसाइज तो वो डाल सकता है, तो उससे फिर पूरा ऐसा ड्रिंक बन जाएगा कि दिन भर में एनर्जी रहेगी ज़बरदस्त, ताकत रहेगी ज़बरदस्त, कोई आर्टिफिशियल चीज़ लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी एनर्जी बूस्टिंग के लिए। अच्छा, वेरी गुड, एक काफ़ी अच्छा है और मेरे ख्याल से काफ़ी फीलिंग भी होगा ना। हाँ, फिर ब्रेकफास्ट नहीं करे तो भी चले, उल्टा नहीं करना चाहिए, उससे सेहत अच्छी रहेगी। नहीं तो वो ब्रेकफास्ट हजम नहीं होगा, ये भी तो हजम होना चाहिए ना। यदि हम ओवरलोड कर दे बाद में दूसरी चीज़ खा के, तो हमारा तो ये हजम ही नहीं होगा, तो इसकी भी एनर्जी नहीं मिलेगी। जी जी जी, हाँ। और दूसरे आयुर्वेदा में कहते हैं कि घी का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, और वो भी देसी काऊ घी बोलते हैं, मतलब देसी गाय का घी बेचते हैं, बाकी जो मतलब संकरित काउज है उनका नहीं। तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे हेल्प करता है हमें? सो बेसिकली हमारी एक्चुअली बहुत बड़ी लेबोरेटरी है हमारी खुद की, वहाँ पे बहुत साइंटिस्ट काम करते हैं। तो एक बार मैंने जो देसी काव होती है वो उसका घी, और जो जर्सी काव है उसका घी, और बफेलो घी, उसका मैंने टेस्टिंग किया बहुत टाइम तक प्योर। तो पता चला कि जो देसी काव का जो घी रहता है ना, उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है वो 5 होती है और बैड कोलेस्ट्रॉल 1 रहती है। वो है कोलेस्ट्रॉल ही, कोई भी घी होने दो, वो सारा कोलेस्ट्रॉल ही है। लेकिन जब आप गुड कोलेस्ट्रॉल वाला कोई चीज़ खाते हैं अच्छे मात्रा में, तो वो शरीर में जाके साइंटिफिकली प्रूवन है, खराब कोलेस्ट्रॉल को प्रोसेस करके कम कर देता है और ख़त्म करता है। तो आज के ज़माने में ऐसा पता चला, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की वेबसाइट पे रिसर्च पब्लिश हुआ है कि यदि आपका कोलेस्ट्रॉल का जो रेशियो है गुड एंड बैड का, वो यदि 5:1 है ना, तो यू आर इन अ गुड शेप। इवन इफ आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो भी आपको हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज ऑफ दैट। अच्छा, तो इसलिए एक तो वो साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि बफेलो में जो है वो कुछ 3:1 है, और वो जर्सी में भी ऑलमोस्ट बफेलो जैसा ही है। सो इट्स नॉट गुड, इसलिए तो वो एक हो गया। दूसरा कि आयुर्वेद में बोला है कि ये मेद्य है, वो अंदर जाके एंटी एजिंग इफेक्ट करता है, अग्नि को प्रज्वलित करता है, मतलब हमारा डाइजेशन को संभालता है। तो उस तरीके से उसके बहुत सारे फायदे हैं। पॉजिटिव थिंकिंग सत्व गुण बढ़ाता है। सत्व गुण क्यों चाहिए हमें? क्योंकि अगर माइंड में सत्व गुण होगा ना, तो कोई भी चैलेंज आएगी ना, तो आप बोलेंगे ओ ये चैलेंज है, इसका मतलब ये कि मुझे और प्रिपेयर करना है जी। पर अगर वो सत्व कम होगा तो आदमी अटक जाएगा, बोलेगा बाप रे, मेरे लाइफ में तो मेरे पिताजी ने मदद नहीं की, मेरे भाई ने ये कर दिया इसलिए मैं आज ऐसा हो गया हूँ। या वो बोलेगा अरे ये नहीं आता तो मैं कहाँ से कहाँ निकल जाता था। ये टाइप की उसकी स्क्रिप्ट रहेगी लाइफ टाइम के लिए। तो सत्व गुण बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ों से बढ़ता है, पर घी इज़ वन ऑफ द बेस्ट। ओके, दैट्स गुड। एंड यू वांट टू ऐड समथिंग? एक्चुअली दिस इज द वन, दिस इज द एक्चुअल। अब हम मम्मी और पापा होम रेमेडी यानी घर के प्रयोग में बहुत घी देते हैं, घी में ये मिक्स करो, ये वो मिक्स भी करो, गाय का, warm देसी करो। गाय का घी। हाँ,
तो उसका रीज़न ये है कि आयुर्वेद में कहा है घी को संस्कारस्य अनुवर्तन कहा है, यानी जो भी चीज़ के साथ मिक्स करो उस पदार्थ की बेस्ट क्वालिटीज घी एब्जॉर्ब कर लेगा और वो आपके शरीर के कोने कोने तक पहुंचा देगा, वैसा घी इंश्योर करेगा। अच्छा। सो वो खुद आप लेंगे तो शायद असर इतना नहीं करेगा, घी के साथ जैसे कोई मेडिसिनल चीज, जैसे मैं होम रेमेडी देती हूँ स्किन डिजीज के लिए, एलर्जी के लिए। अभी मैंने दी, एक बहुत फेमस मूवी स्टार है, उनको कुछ एलोपैथिक लेने से ज़बरदस्त पूरा बॉडी लाल हो गया है। वो मेरे से ही दवाई लेते, पर अचानक से ये कहीं गए थे और लिया वहाँ जाके शूट पे, तो मेरे को मैसेज आया, मैं अभी अपना शूट चल रहा था उससे पहले की बात है, तो मैंने उनको होम रेमेडी दे दी, क्योंकि वो वहाँ है, वहाँ कोई दवा मिले ना मिले। तो मैंने उसको बोला आप 1 चम्मच हल्दी लो, उसमें 1 चम्मच घी डालो और पाव चम्मच मिरी डाल दो, क्योंकि हल्दी जो है वो ऑटो इम्यून जो एलर्जिक रिएक्शन को शांत कर देती है, और मिरी जो है वो भी विष को ख़त्म कर देती है, क्योंकि टॉक्सिन्स पैदा हो गए उसके शरीर में। लेकिन घी उसकी इफ़ेक्ट बढ़ा देगी, इसलिए मैंने घी ऐड करा दिया। अच्छा। और घी क्या करती है कि पित्त और वायु दोनों को शांत करती है। आज के ज़माने में सबको पित्त और वायु ही बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। हम इतने एंग्जाइटी में रहते हैं, भागते रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, सब जल्दी करना रहता है, तो पित्त और वायु ही बढ़ता है। फिर खाना भी बहुत मसालेदार खाते हैं बाहर का, तो एसिडिटी, गैस, ये सब बहुत ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है ना, तो घी उसको शांत कर देता है। ओके, दैट्स गुड। और विरुद्ध टाइप के फूड भी होते हैं, राइट? कि मतलब इनकम्पैटिबल फूड्स, तो वो कैसे होते हैं और कौन से फूड है जो हमें अवॉइड करने चाहिए? विरुद्ध आहार जो आपने कहा इनकम्पैटिबल फूड्स, जैसे नंबर 1 में आई वुड से कि अगर आप सोडा और फिर मिल्क लेंगे, सोडा यानी वो जो बबल वाला पानी रहता है वो, और दूध आप मिक्स करेंगे तो दूध तो फट जाएगा। तो अगर ये दोनों आप सिप करेंगे एक एक साथ में तो पेट में जाकर सेम असर होगी और उससे रियली पूरा डाइजेशन ख़राब हो सकता है, वॉमिटिंग जैसा सेंसेशंस आएगा। पर ऐसे है ना सटल भी वेज है, जैसे कुछ लोग रोटी और अचार के साथ में थोड़ा थोड़ा दूध खाते हैं खाने के वक्त, तो खट्टा और दूध, फिर फिश और दूध, फ्रूट्स और दूध, ये सब विरुद्ध हो गए। फिर बाद में कांदा और दूध, फिर ये सब चीज़ें हैं, सब्सटेंसेस जो है विरुद्ध है, जो आप एक साथ में नहीं खा सकते। उसके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो है वीर्य विरुद्ध, यानी कि अगर वो पोटेंसी विरुद्ध, टेम्परेचर विरुद्ध, यानी अगर आप ठंडा और गर्म एक साथ खाओगे तो आपका शरीर, गर्म आप खाएंगे तो शरीर की फिजियोलॉजी उस तरीके से चेंज होगी ताकि वो गर्म को मॉडरेट टेम्परेचर पर ला सकता है और फिर डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है। अगर आप ठंडा खा लोगे तो शरीर की फिजियोलॉजी ऐसे चेंज होगी ताकि थोड़ा टेम्परेचर पेट का बढ़े और वो जो ठंडा पदार्थ है उसे फिर से नॉर्मल टेम्परेचर, जो स्टमक का रेगुलर टेम्परेचर है, वहाँ पर आए और डाइजेशन अच्छे से हो सके। अब आप अगर ठंडा खा रहे हो और फिर इमीडिएटली गर्म खा रहे हो और फिर ठंडा विद इन अ 5 मिनट 10 मिनट स्पैन, तो द बॉडी गेट सो कन्फ्यूज्ड एंड उसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स लॉन्ग टर्म में आ सकते हैं। सो कई लोगों को विरुद्ध आहार बार बार करने की वजह से स्किन प्रॉब्लम, विटिलिगो, कोई सोरियासिस, फिर ब्लॉकेजेस, इस टाइप की समस्याएं काफ़ी हो सकती है विरुद्ध आहार की वजह से, क्योंकि वो एक टॉक्सिन्स पैदा करता है जो फिर बाद में जहाँ जहाँ जाता है वहाँ प्रॉब्लम पैदा कर लेता है। वो भी लॉन्ग टर्म में। तो जैसे आयुर्वेद में कहा है विरुद्ध आहार विष के समान रहता है, या एज गुड एज पॉइजन। तो आप पॉइजन मत खाओ, आप विरुद्ध आहार खाओ तो इट्स एज गुड, पॉइजन ही खा लिया वैसा, तो इतने सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स करेगा। और बार बार करने की वजह से क्रॉनिक डिजीज हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है। और अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की थी डिप्रेशन एंड एंजाइटी, स्ट्रेस इश्यू, तो ये काफ़ी सारा वात वाला इशू है। तो जो ऑयल मसाजेस है वो भी काफ़ी रिकमेंडेड करते हैं आयुर्वेदा में। तो अभी मतलब कैसे, अगर कोई जाना नहीं चाहता लेकिन खुद ही घर में अभ्यंगम करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है और कैसे हेल्प होगी? इसमें ऐसी बात है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम लोग ऐसे सोचते हैं कि सबको ऑयल मसाज, और आयुर्वेद में लिखा है कि ऑयल मसाज बहुत अच्छा है शरीर के लिए, लेकिन यदि शरीर में इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग है, सूजा हुआ शरीर है, फूला हुआ शरीर है, और आप ऑयल मसाज करोगे और भारी हो जाएगा और फूल जाएगा,
तो इसलिए ज़रूरी ये है कि समझना है कि आपके शरीर में है क्या, और फिर आपको ऑयल मसाज चाहिए कि नहीं चाहिए। पर थका हुआ शरीर है और ड्राइड, मतलब स्वेलिंग नहीं है लेकिन ज़्यादा वीकनेस है, तो ऑयल मसाज से फ़ायदा होता है। तो अभ्यंग, इफ़ यू वांट टू, समबडी हैज़ दिस, देन it is better to do when you have these symptoms of lightness, बॉडी में लाइट फील होता हो, बॉडी में थकान हो, तो उससे अच्छा है कि ऑयल मसाज करें। बड़ी उम्र में भी ऑयल मसाज से फ़ायदे होते हैं, पर यदि स्वेलिंग है तो ऑयल करने से और बढ़ जाता है, तो उस समय ड्राई मसाज भी कर सकते हैं। उपटन बोलते हैं जिसे। ओके, उपटन मतलब ड्राई मसाज। ड्राई मसाज, तो उपटन में पाउडर्स, हल्दी है, फिर वो बाजरे का आटा, जौ का आटा, फिर थोड़ी बहुत हर्ब्स डाल के, जैसे कि सारीवा होता है, फिर ऐसी जो बाहर की जो अच्छी चंदन है, खस है, ये सब के हर्ब्स डाल के उसका फिर मसाज जब किया जाता है तो वो ड्राई मसाज है, उससे भी रिलैक्सिंग होता है और स्वेलिंग उतर जाती है। और नहीं तो जनरली लोग तिल तेल का मसाज कर सकते हैं। यू डोंट नीड एनी स्पेसिफिक थिंग इन जनरल मसाज के लिए तिल तेल इज़ द बेस्ट अभ्यंग के लिए। थैंक यू, आपने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है और मेरे ख्याल के सबको इसका बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, और हम लोगों ने हिंदी में किया है तो लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा लोगों तक के पहुँचेगा। थैंक यू। नमस्कार। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग।